गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी बस एक स्टूडेंट को लॉगिन लेट गया, वो ग्रुप का मेंबर नहीं था, तो वेटिंग जस्ट 1 or 2 मिनट्स ना, उसे लेट मिला है आईडी। ही मस्ट बी ज्वाइनिंग। तो कल हमने स्मॉल इंट्रोडक्शन करी थी वेक्टर्स के बारे में। आज हम आगे चलते हैं। तेजिंदर अपना माइक्रोफोन ऑफ करो बेटा। एंड जैसे गोल्डन रूल बना लो, जब भी जूम में मीटिंग लॉगिन करते हो ना, वो ऑप्शन आती है कि वो सारे रखे ताकि आए ना कभी। बाकी ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे बात करूंगा जरूर 1 to 1। लिखते जाओ मेरे साथ, शाबाश। इसे ऐसा करते हैं।
कल क्योंकि एग्जांपल्स में आ गया था तो फिर मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, तो आज ये बता ही रहा हूँ पोजीशन वेक्टर। लुक टुवर्ड्स मी। देखिए अब इस रूम की बात ही करें अगर, तो ये देखो जरा मार्कर देख रहे हैं आपको, तो इसको लोकेट करना हो इस रूम के हिसाब से, तो मेरे सामने बैठा बताना हो कहाँ पे है मार्कर, हवा में कितनी दूरी पे, किससे, मैं क्या बताऊं, कुछ तो बताना पड़ेगा। ग्राउंड से कितना ऊंचा है, ये ग्राउंड से कितना ऊंचा है, लेकिन रूम में लोकेट कैसे करूं, ये मेरे पीछे दीवार है, इससे कितनी दूरी पे है, वहां से कितनी दूरी पे है, ऐसा कुछ बताने की बजाय वी जनरली चूज कोऑर्डिनेट एक्सेस। इस रूम का किसी कॉर्नर को पकड़ लूंगा मैं, कॉर्नर को पकड़ा मैंने, उस कॉर्नर को मैंने ओरिजिन बोल दिया। अब कॉर्नर से कितने परपेंडिकुलर डायरेक्शंस जा रही हैं, एक लेंथ जा रही होगी, दिमाग चल रहा है, शाबाश, सोचने में मजा आता है। एक लेंथ जा रही होगी कॉर्नर से, एक ब्रेड्थ जा रही होगी और एक हाइट जा रही होगी, तो तीन मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस रहती हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, है ना। तो इसे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल दिया। तो अब मैं अगर देखूं तो उसका उसके अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट्स बनेंगे एक्स और वाई। अगर सिर्फ 2D की बात करूं, प्लेन में होता तो मैं कह दूंगा ओरिजिन से यहाँ पे एक्स दूरी पे और यहाँ पे वाई दूरी पे, इसको हम बोल देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई। इतना आपने 10th 9th में भी किया होता है। लेकिन अगर थर्ड डायमेंशन आ जाए तो हम एक्स वाई, ऑल्दो हमारा ये चैप्टर मोशन इन 2D है कहने को, लेकिन थोड़ा बहुत 3D बीच में यूज होनी है। अगर थर्ड एक्सिस ले आए हम इसको, इट इज लाइक लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट यहाँ पे, तो वो उससे हमने z एक्सिस बोल दिया, तो उस केस में इसके कोऑर्डिनेट्स x y z हो जाएंगे। अभी आपने बनाना नहीं था, बना लिया, अगर तो एक और डायग्राम बनाओ। तो व्हाट इज, तो स्पेस में कोई पॉइंट p है, अगर एक्चुअली में पॉइंट p है, यहाँ पार्टिकल चल रहा है, ये गया वो गया ये गया, तो उसकी क्या चेंज होती जा रही है पोजीशन, देयर में भी सम पाथ, इसने फॉलो किया वो पाथ, ये जा रहा था, तो उसको हम लोकेट करवाना चाह रहे हैं। तो वन ऑफ द वेज इज कि ओरिजिन से एक लाइन खींच दे उस पॉइंट की ओर, और ये यूनिक होगा इसको हम, तो ये चीज है दैट इज, यहाँ पे पार्टिकल है और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट या पार्टिकल इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, कहां से कहां लेके, ओरिजिन दैट पॉइंट। तो देखो इसको इन फिगर शोन, आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ ही मानते हुए कि मोशन इन 1D आप सबने किया हुआ है, ये नहीं भी किया होगा, इज अ वेक्टर drawn from, any idea, शाबाश, initial position, मैं आई की बोल दिया करूंगा, टू फाइनल पोजीशन। सपोज ये कोई पाथ है ऑफ अ पार्टिकल, मैं बॉडी वर्ड की जगह पे पार्टिकल वर्ड यूज कर देता हूँ, जहां यहाँ पे चल रहा है कोई, है ना, चल रहा है, तो पहली बार मैंने उसको यहाँ पे देखा पी पे, राइट, और कितने टाइम पे, T1 टाइम पे पार्टिकल को यहाँ पे देखा मैंने पी पॉइंट पे। ऑफ कोर्स इस बार इसका पोजीशन वेक्टर, तो R1 क्या बोल दूंगा मैं, R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P या एट टाइम T1। फिर चलता फिरता घूमता फिरता वो यहाँ आ गया, अब मैंने इसको Q पॉइंट पे देखा, तो कितने टाइम पे, T2 पे,
तो उसका पोजीशन वेक्टर हो गया चेंज। यहाँ पे ड्राइंग मुझे थोड़ी सी ना चेंज करनी पड़ेगी, बढ़िया नहीं दिखेगा। लेट अस, आप सब कुछ करना, आपकी कॉपी में कोई नुकसान नहीं होने वाला। क्यू पे पहुंच गया, T2 पे पहुंच गया, तो ये T2 ठीक, इससे पाथ चूज किया था, और ये उसका नया पोजीशन वेक्टर जब वो क्यू पे पहुंचा एट टाइम T2। वेयर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? Here is the initial, ये डायरेक्ट वेक्टर है, जो ये वाला डायरेक्ट वेक्टर, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज डेल्टा आर बोल देते हैं कई बार, या एक्स वेक्टर बोल देते हैं, राइट। तो लिख रहे हैं इसके बारे में भी हम। R1 is position vector of particle at time t1. R2 is position vector of particle कब? at time t2. और pq is what? is equal to या डेल्टा आर या एस, ये नाम रख दिया मैंने, pq नाम भी रख दिया। is displacement vector. We will come again to this topic. Vectors almost खत्म हो जाएंगे जब मोशन इन प्लेन शुरू होगा, तो फिर इसके बारे में दोबारा बातें होंगी। अभी इसको हम होल्ड पे मार रहे हैं। तो आज का हमारा जो अभी इमीडिएट टॉपिक है, नॉन इंट्यूटिव टॉपिक्स होंगे। नॉन इंट्यूटिव का मतलब होता है, वो मैं कल आपको बेस बना ही चुका हूँ कि वेक्टर्स आर रियली नॉन इंट्यूटिव, क्योंकि हमें उसकी आदत ही नहीं है, तो नई बातें सीखनी है। एक आ रहा है नल वेक्टर, ये साइंटिस्टों को, मैथमेटिशियंस को डिफाइन करना पड़ा। व्हाट इज द नीड ऑफ नल वेक्टर? पहले डेफिनेशन देते हैं। नल वेक्टर इज अ वेक्टर having zero magnitude and an arbitrary direction. अब आर्बिट्रेरी डायरेक्शन छोटे बच्चे सोचे कौन सी, कोई भी नहीं, लेकिन फिर ये बोल क्यों रहे हैं? लेट अस टॉक। मान लो कभी ना कल बात आ रही थी हमारी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, थोड़ा सा याद है किसी को? कब जरूरत पड़ सकती है चेंज इन वेलोसिटी में? तो ये तो दो बातें हैं, अभी आप छोटे बच्चे हो, बहुत जगह पे हो सकता है कि एक वेक्टर को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, और सब्ट्रैक्ट करते करते कभी जीरो भी हो जाती है, चीजें होती है ना। तो यहाँ इलस्ट्रेशन है कि अगर कभी लिख दिया जाए कि कोई एक वेक्टर ए था, दूसरा वेक्टर बी था, ए और बी यहाँ स्केलर्स ही वेक्टर्स हैं, देन ए माइनस बी शुड बी जीरो, है ना। यहाँ साइंटिस्टों को तंगी है कि ये जो जीरो है ना, जीरो इज फंडामेंटली स्केलर क्वांटिटी, नंबर है जो हम अलजेब्रा में यूज करते हैं, 1 2 3 4 0। तो फिर उन्होंने कहा कि ये मैथमेटिकली इट इज नॉट राइट। अगर हम डायमेंशंस की बात करें ना, पढ़ा था कि द क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर, तो अगर वेक्टर में से वेक्टर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो स्केलर नहीं मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? वेक्टर। ये एक वेक्टर है,
तो इस मैथमेटिकल फ्लॉ को दूर करने के लिए जस्ट एक कन्वेंशनल है बेसिकली, ताकि मैथमेटिक्स सुंदर लगे, ठीक लगे, गलत ना लगे। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और ये एक स्केलर है, तो इससे साइंटिस्टों को एतराज होगा। तो इन्होंने फिर बोला कि भैया वेक्टर्स में जो ट्रेडिशनल जीरो है वो एक मैग्नीट्यूड तो बोल सकते हैं कि जीरो इस चीज का, तो लेकिन हमें एक वेक्टर डिफाइन कर देना चाहिए, उसका नाम रखे नल वेक्टर, और उसके सिर पे एक ये ताज बना दिया सिंबॉलिकली। आप यहाँ कर सकते हो। तो why it is defined to look the vector algebra symmetrical, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नजर ना आए, इतनी सी बात है। तो क्या आप एक एग्जांपल दे सकते हैं नल वेक्टर की? और करते हैं बात। एग्जांपल्स ऑफ नल वेक्टर, चैट में यू कैन राइट, यू कैन समथिंग कि जो पूछूं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट रेस्ट? रेस्ट वैसे आपको पता भी है, फिर भी जान लीजिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट रेस्ट? I'm waiting for the answers. Zero. Understood है ना? What is the velocity of particle at rest? Shabash. Velocity of particle at rest should be zero और zero vector, ये बताना आपने। मेरे क्वेश्चन का आंसर जीरो वेक्टर, बस यही था एक उसका बताने के लिए। तो जीरो बोलना गंदा सा लग रहा है यार, वेलोसिटी है ना, वेक्टर है ना, तो जीरो बोल के तो स्पीड जीरो बोली वो भी ठीक है, लेकिन दैट इज द थिंग, राइट? तो मैं और कन्विंस करूंगा इज जीरो, ऐसे लिख, सुंदर लगता है। और बताना पोजीशन वेक्टर, अभी भी याद किया आपने? शाबाश। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन? जो ओरिजिन पे ही बैठा है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? क्या कोई ओरिजिन पे नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है, मना हो रहा है। अब ओरिजिन टू ओरिजिन वेक्टर क्या बनाएंगे? दैट विल बी अ जीरो वेक्टर, इज ए नल वेक्टर। बस ज्यादा नहीं है, एक और कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो है। अब कुछ प्रॉपर्टीज, आज का भी हमारा जो शुरू का मेन काम है ना, उससे कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं बनना, कंसेप्चुअल है चीजें। सेल्फ एक्सप्लेनिंग है, तो आप लिखते जा रहे हैं। वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय सम जीरो, जीरो वेक्टर।
ये आपको याद ही करना है। एक्चुअली इसका थोड़ा सा बेस से भी आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक में। तो फिलहाल ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। इसमें थोड़ा सा अगर डाउट पड़े भी तो यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम, राइट। इसे एज ए छोटे बच्चों की तरह याद कर लो। जीरो को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो जीरो जीरो मिलना था, यही जीरो वेक्टर बोलते हैं। किसी कांस्टेंट को स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, जीरो से जीरो मिलना था लेकिन जीरो वेक्टर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। रियल नंबर्स आप सबने सुन रखा है ना, 10th करी हुई आप लोगों ने। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर with real number gives vector of different magnitude। लिखने में ना बड़ी लंबी सी अंग्रेजी बनी, समझाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा, बड़ा सिंपल होगा, लेकिन लिखो और तब तक सोचते हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद रियल नंबर, सोचो, gives vector of different magnitude but of same nature and same direction if real number is positive and of ना, या मैंने थोड़ी कंजूसी करी है, दो लाइनें लिखने की बजाय एक ही लिख रहा हूँ, आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा लेकिन उतार उतार दूंगा भी। एंड ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन if real number is negative, right? So let us discuss. One student has to be, तो वो देख रहा था मैं, आइए चलो अब एग्जांपल है। नंबर तो नंबर ही है। एग्जांपल ये है कि हमारे पास कोई फोर्स है जो 20 न्यूटन ईस्ट है, और मुझे किसी ने बोली कि देयर इज अनदर फोर्स F1 व्हिच इज 2 टाइम्स F1। यहाँ पे 2 एक रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर, तो आपने क्या करना है, उससे मैच कर लेनी बातें। 20 न्यूटन ईस्ट, इट इज 40 न्यूटन ईस्ट। सेम नेचर, यहाँ ना थोड़ा और ऐड करो। सेम नेचर से बात क्लियर है, लेकिन फिर भी एंड ऑफ सेम हैविंग सेम यूनिट्स। बच्चे ने, आई एम जस्ट वेटिंग। ओके Anandika, you are not able to, you are late today?
ओके, जस्ट टेक केयर, नो इशू। तो ये टॉपिक नहीं समझ आएगा तो मैं डोंट वरी, नेक्स्ट करते जाना। बोर्ड क्लियर है? तो हमें अब क्या मिला, देखो जो नई फोर्स मिल गई वो भी न्यूटन ही मिली है, ईसी मिली है। तो पहली लाइन, एंड ऑफ द डिफरेंट मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, 40 न्यूटन हो गया, लेकिन नेचर सेम है, वो फोर्स है तो वो भी फोर्स ही है। तो नंबर से, और डायरेक्शन भी सेम है, वो ईस्ट है तो वो भी ईस्ट है। अगर मेरा दिल कर गया कोई और फोर्स इसके लिए जो -3 टाइम्स एफ है, और -3 इज आल्सो ए रियल नंबर, इट इज नेगेटिव ऑफ 60 न्यूटन ईस्ट, और नेगेटिव को मैं ईस्ट के साथ लगाऊंगा अगर, तो क्या बन जाएगा वो वेस्ट। सेकंड लाइन, एंड ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। बड़ी छोटी सी बात है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो अगली बात में और क्लियर होगा। वैसे देखा जाए तो आपने क्या सीखना शुरू कर दिया कि वेक्टर के साथ क्या क्या पंगे हो सकते हैं ना। तो वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करके नहीं होता है, और ये इंट्यूटिव भी था, वैसे ना भी बताता ना तो भी आप गेस कर लेते। अब हमारा टॉपिक है, लेकिन बताना है हमने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर क्वांटिटी। डिफरेंस देखना क्या बोला मैंने, पहली बात में और इस बात में क्या फर्क है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, रादर, और करें एडजेक्टिव्स जितना यूज कर लो उतना बढ़िया होता है डेफिनेशन में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी with a scalar quantity, vector physical quantity, scalar physical quantity, gives a new kind of vector of, तो कई रिपीटेटिव बातें भी हैं, न्यू काइंड भी लिख रहा हूं, डिफरेंट नेचर भी लिख रहा हूं, छोटे बच्चों को और एम्फेसाइज करने के लिए। हैविंग डिफरेंट यूनिट्स, हालांकि तीनों का मीनिंग एक ही है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक्सेलरेशन के बारे में क्या विचार है आप लोगों का, कौन सी क्वांटिटी है? हाँ मुझे पता, आपको पता है, एक्सेलरेशन इज बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी। मास के बारे में क्या राय है आप लोगों की? मास, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन किसी ने मुझे दी, इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड मास ऑफ सम बॉडी इज 4 kg। तो यहां मानते हुए आप सभी ने 9th क्लास करी थी, है ना, और बड़े बड़े नंबर लिए थे ना तब आप लोगों ने। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं m into a, तो क्या बन जाता है बोलो? याद है ना, फोर्स। अब होपफुली 9th में आपने सुना होगा कि दैट इज फोर्स इज m। नहीं सुना अगर तो थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे लिखता हूं सिर्फ वैल्यूज, आप में से कोई छोटा बच्चा मानते हुए, तो 4 kg लिखा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा, 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ नया मिल गया हमें। और एक्चुअली अब आपको नहीं भी पता जिनको वो याद करेंगे, इसे हम फोर्स कहते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। सेल्फ एक्सप्लेनिंग, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। गुड है, शाबाश। मुझे ये बताना है क्योंकि टॉपिक वो जो लेंथी है, एक ही तरह से चलेगा। आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और भी बच्चों बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हो तो मैं ज्यादा, मतलब वो मोमेंटम है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसा मल्टीप्लाई होने में।
तो कईयों के बारे में अभी आपको पता ही नहीं होगा, तो नॉट वेस्ट आवर एफर्ट हियर। अब हमारा टॉपिक है बच्चों एडिशन और कंपोजिशन ऑफ कल का मेरा याद है ध्यान आपको कि व्हाट वाज द तेजिंदर, नहीं, दिस वाज वर्क डन इज नॉट द राइट एग्जांपल, रॉन्ग एग्जांपल है जो भी हमने दी है, इसीलिए होल्ड मारा करो, आगे नहीं बढ़ना। तो इट इज पॉइंट टू बी नोटेड, जो तेजिंदर ने एग्जांपल दी है वर्क डन, वो क्यों एग्जांपल नहीं है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कौन से क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो इसलिए जहां मैं रोक दूं रुक जाओ, मेरा यही एक्सपीरियंस है छोटे बच्चों के प्रति। अब आप इधर आप सारा ध्यान इधर लगा दो, फुल फ्लेज। तो कल आपको ये याद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि अगर 10 न्यूटन फोर्स लगती है किस यहाँ पे, और कोई जनरल डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लगती है, और यहाँ एंगल थीटा है जो कुछ भी हो सकता है, तो व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस का, उस नेट इफेक्ट को ना फिजिक्स वाले, तो ये मेरा फर्क चल रहा है, कोई इशू नहीं है, उसे बोल भी व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ, टेक्निकल वोकैबुलरी बोलो उसको। हमारा ध्यान है यार इन दोनों का नेट इफेक्ट कितना है। अच्छा, नेट इफेक्ट किस मामले में, दो मामले में, कि इतना पता चला 10 और 5 यहाँ 15 तो नहीं है भाई साहब, ऐसे तो 15 थे, उल्टे चलते तो 5 थे, अगर किसी एंगल पे चल रहे हैं ना तो ये 15 है ना 10 है, कुछ और है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक तो ये हमारा इंटरेस्ट है। दूसरा इंटरेस्ट है कि वो इफेक्ट जाएगा किधर को। अब ये पार्टिकल मान ले तो इधर जाता अकेला होता, इधर जाता अकेला होता, तो मिलजुल के खींच रहे हैं, तो भगवान जाने ये कहीं इधर उधर चला जाएगा, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली बीच में भी नहीं जाएगा। तो हमारा ये भी दिल करेगा कि ये बीटा एंगल मैंने वैसे बना दिया, तो कितना मैग्नीट्यूड है इसका, एक नया नाम रिजल्टेंट रख दिया, और किस डायरेक्शन में जा रहा है ये हमने पता करना। उसके लॉज हैं कुछ कुछ, वो लॉज साइंटिस्टों ने प्रैक्टिकली दैट इज एक्सपेरिमेंटली वन ऑफ द ग्रेट टॉपिक वो किए हुए हैं, वो लॉ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, मेथड्स है, राइट। तो graphical methods of vector addition. Number 1, triangle law for addition of two vectors. Vectors की दुनिया में 10 + 5 15 नहीं होता हमेशा। तो जो तो लैंग्वेज लंबी चौड़ी लिखनी बाद में लिखेंगे, पहले समझो आराम से। ट्रायंगल लॉ बड़ा सिंपल किया है। मान लो आपके पास यहाँ ग्राफ पेपर पड़ा हुआ है, ग्राफ पेपर नहीं है तो फिर वो आप स्केल वगैरह जरिए लाइंस लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये कोई ए वेक्टर है, इसका नाम मैंने रख दिया वेक्टर ए। 10 न्यूटन फोर्स को मैंने मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हिसाब से बोल दिया, 10 न्यूटन फोर्स है, तो डायरेक्शन दिख रही है, हमें कुछ भी बोल देंगे, ईस्ट बोल दें। And there is another force of 5 Newton which is making an angle of 30 degree with east in some north direction, something like that, बोल दिया। तो बी वेक्टर होगा मेरे पास, तो मैं इनका इफेक्ट जानना चाह रहा हूँ। व्हाट वी से, एक पॉइंट लो यहाँ पे, इसको डिस्प्लेस किया हमने, यहाँ पे ये ग्राफ पेपर है हमारा, और एक लाइन ड्रॉ करी, एंड यहाँ पे पी क्यू यूज भी करना मैंने, सी डी राइट। तो ये पी और क्यू, पी क्यू मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, और ये बोर्ड के हिसाब से खेल लिया था, और लाइन कितनी ड्रॉ करूं, 10 न्यूटन की लाइन ड्रॉ करूं क्या, 10 न्यूटन लाइन ड्रॉ होती है ना, लेकिन एक काम कर सकता हूं मैं, वहां 10 न्यूटन है तो मैं यहाँ 10 सेंटीमीटर की लाइन बना दूंगा,
अपने दिल में ये करते हो कि 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ग्राफ में वो नहीं होते मैप्स वगैरह, 1 सेंटीमीटर, हाँ कल आपको आइडिया दिया था मैंने अपनी तरफ से यहाँ 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाई है जो मैं 10 सेंटीमीटर शो नहीं करूंगा, और इसको मान के चल रहा हूँ कि ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 न्यूटन फोर्स को। और मल्टीपल चीजें हैं, और ये दिस इज अगेन इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन पता क्या होती है, कभी बना दूंगा, कभी मिटा दूंगा, कभी फिर कर दूंगा, ये फाइनल नहीं होता आपके लिए। आप देख मजा तमाशा देख रहे हो बस। फिर मैंने क्या करा, इसको यहाँ पे लेके आया और रोटेट नहीं करना बिल्कुल। अच्छा ये कौन है, टेल, टेल ऑफ फर्स्ट, एक ही टेल है, आसान है, मेरी आदत है थोड़ा सा। हेड ऑफ फर्स्ट, टेल ऑफ ए, हेड ऑफ ए, तो इसको यहाँ लेके आए ऐसे बिल्कुल, स्केल में नॉट भी ओके, मैंने वहां पे ये 10 सेंटीमीटर शो किया ना, तो यहाँ पे ये शो किया और एक क्यू और ये एस तक ड्रॉ किया। अब ऑफकोर्स ये 5 न्यूटन है, तो मैंने डेलिबरेटली इसकी लेंथ कितनी रखी होगी, 5 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको ऐसे लेके आ रहा हूँ ना, ऐसे इस तरह से, आई हैव टू मेंटेन दिस एंगल थीटा, यस और नो, और इसको मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूँ, और मैं पता है बोलने वाला हूँ यहाँ पे, बोलो मेरे साथ, टेल ऑफ सेकंड ऑन हेड ऑफ फर्स्ट। टेल ऑफ सेकंड ऑन हेड ऑफ फर्स्ट। फिर क्या करता है, अभी तक आप इसे कह दो ये लाइन के तरह ड्रॉ करोगे। अच्छा मुझे बताना, अगर आपने इसको 10 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया, इसको 5 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया, इसको भी फिक्स कर दिया, तो ये एक यूनिक लाइन बनेगी। इसको हम बोल देते हैं बच्चों रिजल्टेंट इन दोनों का। इसकी लाइन की लेंथ आप माप सकते हो, बिल्कुल माप सकते हो। अगर आपने ग्राफ पेपर में ढंग से काम किया है, इसको 10 सेंटीमीटर मापा है, इसको 5 सेंटीमीटर मापा है और 30 डिग्री एंगल बना दिया है, तो इसकी कोई ना कोई यूनिक वैल्यू आएगी। दैट यूनिक वैल्यू गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ दिस, और यूनिक वैल्यू भी आई है और उसकी ए के साथ भी यूनिक डायरेक्शन भी आई है। तो व्हाट इज द हेयर, आर बी द रिजल्टेंट। अब आप लिखोगे यहाँ पे ये रफ वर्क ड्रॉ करना कर सकते हो, अपने समझाया नहीं, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, then vectorially we write it, r is, that is r is equal to a plus b। ये जो यहाँ लिखा गया है अगले 15-20 मिनट लगेंगे आंखें खुलने में, इसका मीनिंग 10 + 5 नहीं है, ये वेक्टर इक्वेशन है, मैथ की इक्वेशन नहीं है, जो स्केलर इक्वेशन नहीं है। बस आपने जो अब ट्राइंगल अब कहाँ पे है, वेयर इज द ट्राइंगल, वेट एंड वॉच। फिर हमने कहा जो अंग्रेजी बोलनी है, इफ वी टेक टू वेक्टर्स in same order as two sides of triangle, then closing side in opposite direction gives the resultant। मेरे साथ देखो यहाँ पे आप कि अगर एक साइड फिर दूसरा वेक्टर, they are taken as sides in same order, और ये कौन सी साइड है, थर्ड साइड, सेम ऑर्डर में ली है ऑपोजिट ऑर्डर में, ऑपोजिट ऑर्डर, क्योंकि कई बच्चों को समझ नहीं आता इसलिए बार बार मैं खुद ही बोल रहा हूँ। दिस दिस और दिस होता है ना, अगर ऐसा होता तो इसे हम सेम ऑर्डर बोलते, जैसे जा रहा दिया। तो यहाँ दो का तो सेम ऑर्डर, लेकिन थर्ड का ऑपोजिट ऑर्डर है। हम लिख रहे हैं, कुछ बच्चे बीच में नए हैं, इनके पास बुक में भी ना हो मैंने, लेकिन उनको भी बता दूंगा कि एसएल थोड़ा बुक प्राइमरी लेनी है हमने, और सेकेंडरी बुक कंपटीशन की मेडिकल नॉन मेडिकल से बता दी है। तो बाकी सारे बच्चे एसएल पास पढ़ी है, तो डेफिनेशन लिखो लंबी सी वहां से देखो।
तो यू राइटिंग मतलब स्कूल में के लिए बड़ा जरूरी है। तो if two vectors can be represented both in magnitude and direction, ट्राइंगल की डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक्चुअली बच्चों के स्कूल के लिए ना मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं कभी लिखवाता नहीं आमतौर पे, तो समझा तो मैंने सब कुछ दिया आपको, तो वो कुछ छूटे ना, इसलिए डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, आपको ट्राइंग करना है बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल taken in same order. Then the resultant is represented completely in magnitude and direction by third side taken in say opposite order. यहाँ पे एक चीज और नोट करनी है आपने मेरे साथ, आपने इस डायग्राम के पहले ना यहाँ पे कोई ये डायग्राम बनानी है, तो जगह छोड़ कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगी अपनी कॉपी पे। अगर ये ए है कोई और ये बी है और ये थीटा है, राइट? फिर दैट डायग्राम व्हाट इज थीटा, बताओ यार। तो कंसीडर टू वेक्टर्स, ऐसा करते हैं ना, आपने अगर बना भी लिया हुआ है तो फ्लो इज दिस नाउ। मान लो पहले हमने डेफिनेशन लिखी, हमने समझा कुछ नहीं था, जबकि समझ चुके हैं, तो डेफिनेशन लिखने के बाद ना थोड़ा सा लैंग्वेज, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी एक्टिंग एट एंगल थीटा। वो डायग्राम अब यहाँ बना लो, नया फ्लो बना लो। तो देन वो डायग्राम रिपीट कर लो, ए पहले ए लगाया, फिर बी को उठा के लेके आए यहाँ पे, वो आपको ना भी समझ आए ये समझ आना चाहिए, ये बी रखा आपने। इस पॉइंट को ध्यान से देखना, अगर आपने बी ऐसे रखा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो इस केस में थीटा और बीटा में डिफरेंस समझना आपने, ना समझ लगे प्लीज रिपीट कर देना, समझ लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थीटा किसके बीच में एंगल है, ए एंड बी के बीच में, तो लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी
व्हाट इज बीटा हियर, बोलना है ना, शाबाश, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए। तो हमने इसको ना रिजल्टेंट को पिन पॉइंट भी कर लिया, पिन पॉइंट समझ रहे हो, तो हमें ए की डायरेक्शन पता थी, बी की पता थी, इसकी लंबाई उसका मैग्नीट्यूड देगी, अगर ये 10 सेंटीमीटर था या 5 सेंटीमीटर था तो ये 13 सेंटीमीटर समथिंग कुछ होगा, तो मैं बोल दूंगा 13 मीटर है, और ये कोई एंगल भी आ जाएगा, ये 30 डिग्री था अगर, ये कुछ और आ जाएगा। तो बीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड ए। तो मैथमेटिकली according to the vector mathematics r is equal to a plus। कुछ बातें आपको यहाँ रिपीटेड लग सकती हैं, लेकिन देयर आर सम रीजंस आई नो व्हिच आई नो। तो मेरे साथ आ जाओ, अभी आपका टेस्ट है, फिर अगर आपको लग रहा होगा ना पूरा पूरा क्लियर हो गया, तो रिजल्टेंट कौन होता है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, और बाकी दिस प्लस दिस a प्लस b। तो ये फिर आपको एक एग्जांपल, या मैं ये भी ले सकता हूँ a प्लस b, या सेम ऑर्डर, ये ऑपोजिट ऑर्डर। So here comes the example. आपको समथिंग इज इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग लिखना है। तो जो मैं अभी इतने देर से बोल रहा था तो वो आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो क्लियर होगा इसको देख के, व्हाट इज इक्वल टू व्हाट प्लस व्हाट। एंड आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। गुड, साक्षी ने बताया इससे आंसर, कोई और बच्चे बताओ। गुड का मतलब ये नहीं राइट था या रॉन्ग था। अगर आपको लगे ना जो इनका आंसर था वही हमारा, तो हम रहने देते हैं ना, जब मैं पूछूं तो मेरा हौसला बढ़ाया करो, मुझे कंफर्म हो जाए कि ये बच्चे मेरे साथ ही हैं, सो नहीं गए। वेटिंग फॉर 2-3 मोर आंसर्स। अभी सिर्फ फास्ट लिखा करो, और हो सके तो लैपटॉप पीसी पे बैठा करो बच्चों, मतलब डोंट यूज मोबाइल, इट्स माय सजेशन। गुड है, आप सबने क्या ढूंढा पता कर लिया ना, आप लोगों ने, बड़े अच्छे बच्चे हैं, चुपा के चलते हैं फटाफट। यहाँ पे देखा सी और ए का ऑर्डर सेम है, और बी उनके ऑपोजिट चल रहा है, इसलिए आपने यहाँ सी यहाँ ए, और थर्ड कौन होगा, बी उनके ऑपोजिट चल रहा है। वेरी गुड, चलो आगे चलो फिर। अब नेक्स्ट तरीका, यहाँ भी ऐड ऑन कर लो, अगर ध्यान में आपको ना, आर को मैंने यहाँ पे इसे, दिस इज आल्सो कॉल्ड टेबल आर ही लिखते हैं, a प्लस बी वेक्टर शो कर। पैरेललोग्राम लॉ, अनदर लॉ, दोनों सिमिलर से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टाइप। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इट सेज कि अगर किन्हीं दो वेक्टर्स को आप एज ए को इनिशियल वेक्टर ले लो, थीटा एंगल ऑलरेडी था, राइट, तो कहता है इन दो वेक्टर्स को आप एज ए साइड ऑफ पैरेललोग्राम मान लो, अगर तो जो पैरेललोग्राम बनानी होगी ना, वो एरी गैरी की होगी, यूनिक ही बनेगी। अगर इन्हें दोनों को फिक्स कर दूं मैं, तो बना सकते हो, अपने आप बन रही है, सामने बन जाएगी। ये एक ये लाइन मारनी पड़ेगी आपको, एक इसके पैरेलल। चलो मेरा थोड़ा सा यहाँ कट करा, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया,
कंप्लीट कर दी। तो अच्छा, तो डॉट बनाने के चक्कर में ना तो कहता है जो उनका ये दीज आर कोइनिशियल वेक्टर्स है ना। अब लैंग्वेज आ गई, तो कहता है वहां से जो डायगोनल निकलेगा ना दैट विल एक्ट एज रिजल्टेंट। जैसे आपने अंग्रेजी में लिखना है, बुक में लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, राइट। देखा जाए तो ये ट्रायंगल लॉ के जैसा ही है, लेकिन मतलब दोनों आपस उसमें वो भी दिख रहा है, ये बीटा हो गया। उससे पहले आपने एक लाइन लिखनी है, एक वेक्टर प्रॉपर्टी है उसकी वेक्टर की ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ, इट डज नॉट चेंज। तो पैरेलल उसको हमने हिलाया तो वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई, मतलब स्पेस में क्या डायरेक्शन चल रही है उसकी, और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड वेक्टर चेंजेस ऑन रोटेशन, रोटेशन चेंज होने से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये लाइन मुझे क्यों अब याद है, क्यों बतानी जरूरी है आपको। देखो अगर पैरेललोग्राम है हमारे पास है ना, चलो जैसे भी दिख रही है आप लोगों को, तो अगर ये बी वेक्टर है तो सामने ये दोनों कैसे हैं, बोलो। मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये वेक्टर भी एसेंशियली कौन है, बी वेक्टर है। तो आप देखोगे पैरेललोग्राम लॉ में से कौन निकल आया, ट्रायंगल लॉ। ओ ये ए है, ये बी है, तो ये रिजल्ट। एक तरीका और भी है, ये ए अगर, तो ये भी क्या कौन है, फिर बोथ वेक्टर्स आर इक्वल क्योंकि उनका डायरेक्शन भी सेम है, पैरेलल है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बी और ए, बी प्लस ए अगेन ये आ जाएगा हमारे पास। तो व्हाट शुड आई डू हियर, प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ ध्यान में ना दूं, और बातें करने को लेकिन बाद में करेंगे, फिलहाल यही है। तो जल्दी से जिनके पास बुक्स हैं वहां से सामने लिखो, बाकियों के लिए फिर मैं लिख रहा हूँ, बाकियों के लिए बोल रहा हूँ जिनके पास बुक सामने नहीं है। चलो, इफ टू वेक्टर्स कैन बी सेम है पूरा पूरा, वही लंबी सी कहानी, तो try to write faster. If two vectors can be represented both in magnitude and direction, वहां पे क्या लिखा होता है, by two sides of a triangle, यहाँ पे लिखेंगे by two sides of a parallelogram. I speak. If two vectors can be represented both in magnitude and direction, shorthand में लिख लो, by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point. तो जो नए बच्चे भी हैं, बुक उन्हें खरीद ही लेनी है, आ जानी चाहिए आज तक उनकी, तो अगर कुछ छूट भी जाए। If two vectors can be represented both in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point, then their resultant is completely represented both in magnitude and direction by what? By diagonal of the parallelogram, by diagonal of a parallelogram drawn from that point. ये बोथ डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड के चक्कर में डेफिनेशन लंबी लगती है, वरना बड़ी सिंपल है। आई रिपीट, वो स्किप कर दूंगा। If two vectors can be represented by two adjacent sides of a parallelogram, है ना, from the common point, then their resultant is represented by diagonal of the parallelogram. Short, है ना। यहाँ से आगे चलते हैं। अभी 15 मिनट हमारे पास, 16 मिनट, तो उसमें मैं एक मैथमेटिकल पार्ट करने लगे हैं कि क्या हम हमेशा किसी का रिजल्टेंट निकालना है तो ड्राइंग ही बनाते रहेंगे। तो फिर साइंटिस्टों ने यहाँ पे थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया, और नहीं मतलब अलजेब्रिकली हम ये काम कर दिया करें। यहाँ बुक से मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, अगर आप बुक फॉलो कर रहे हो तो मैं इसको छोड़ के आगे निकल गया, उन चीजों में वापस आएंगे।
लिखते जाओ मेरे साथ। कोई ए वेक्टर है मेरे पास, कोई बी वेक्टर है, उन दोनों के बीच में एंगल थीटा, ये ध्यान रहे थीटा है, और ये उसका रिजल्टेंट है। तो मैंने ये जो बनाया ना डेलिबरेटली ऊपर वेक्टर्स नहीं लिखे, उनके सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे। तो मुझे पता है इसकी लेंथ विल बी ए, इसकी लेंथ बी और इसकी लेंथ आर, और ये चीजें let r is equal to a plus b, और कौन कौन है, थोड़ा सा याददाश्त के लिए पक्का रहे, इसके बीच में जरा बताओ ए एंड बी, आर का मैग्नीट्यूड कितना है, आर, ए का भी लिख लो, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, सी का मैग्नीट्यूड सी, और सी कहां से आ गया, मैंने अभी ना चाय पीनी है, ब्रेकफास्ट को भी पड़ा हुआ है। एनीवे आर इज आर एंड व्हाट इज बीटा, ये भूल जाता हूं मैं बार बार, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ना, एक ये अगर आप स्कूल पे कर रहे हो ना तो फॉर्मेलिटी के तौर पे एक वेक्टर वाली भी बना देना। तो व्हाट इज बीटा, ये हमारी वर्किंग ट्रायंगल है, अभी वापस आने वाली। बीटा इज द एंगल, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, ऑलरेडी व्हाट आर वी डूइंग, हमारा इंटरेस्ट पता क्या है यार, मुझे ए पता है, बी पता है और थीटा पता है ना। अगर मुझे आर पता चल जाए, कैसे, ए बी और थीटा से, अगर मुझे बीटा भी पता चल जाए इसके टर्म्स में, ए बी और थीटा में को फार्मूला बन जाए तो जिंदगी बन जाए, हम ड्राइंग बनाने से बच जाएंगे। तो फिर फ्री में तो कुछ मिलता नहीं, हमने जो पहले पढ़ा हुआ है उसको यूज करने जा रहे हैं। हमने फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने इसको ई क्यू एस पी बोल दिया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्यों किया, जो ट्रिगो के क्वेश्चन होते थे आपके 10th क्लास में उन्हीं की बात है। तो पहले मैं यहाँ पे सेट करता हूँ सिचुएशन टू प्रूव, आप ये बना लो हम कर क्या रहे हैं, टू प्रूव आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। प्रूव तो कर ही देंगे, लेकिन ये देखो अगर प्रूव हो जाए तो कितनी जिंदगी आसान होगी, इसको इसको अप्रिशिएट करो, अब मजा आ जाएगा। आर बिना ड्राइंग बनाए बन जाएगा, ए पता है बी पता है, वैल्यू पुट करेंगे, थीटा पता है तो आर आ जाएगा, प्रूव कर देते हैं बात। दूसरा प्रूव, tan of beta is equal to b sin theta upon a plus b cos theta। ये भी मौजूद हो जाएगी, पता चल जाएगा, बीटा पता चल गया सीधा, tan बीटा पता चल गया तो tan भी, तो बीटा भी आ जाएगा इनके टर्म्स में। तो बातें बंद करके काम करते हैं, और मेरे साथ आपने ना ट्रिगो सबको आती है इस ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल STQ QT upon B, QT upon B, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो एक थप्पड़ खा लो मेरे से, इससे अच्छा। बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा होता है,
अब पता क्या, मैं फ्यूचर की तैयारी करनी है। फ्यूचर की तैयारी ये है कि इतना मुझे पता है इसकी लेंथ ये है, और मुझे अभी अभी पता चला है कि QT की लेंथ b cos थीटा है। अभी मुझे कुछ और भी पता चलने वाला है अगेन इसके बारे में। ST अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पता है आपको क्या होता है? गुड। जिसको नहीं पता बस फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो एस टी इज बी साइन थीटा, मतलब हमें फिर अभी अभी और ज्ञान हुआ है कि ये चीज इज बी साइन थीटा। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मेरी नजर किस पे है? नजर मेरी आर पे है और बीटा पे। मुझे फिर ये पता चला ये सारी लेंथ अगर मैं कर दूं दैट विल बी a प्लस b cos थीटा, और ये सारी लेंथ कितनी है? b sin थीटा। अब मैं इस बड़ी ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाने, ये बड़ी ट्रायंगल को पढ़ने वाला हूं, ये वाली, ये राइट एंगल ट्रायंगल। बोलो, इन राइट एंगल ट्रायंगल STP, ये बड़ी वाली STP, PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी छोटे प्यारे बच्चों के लिए। PS कौन है? PS तो R है। अच्छा जी, PT कौन है? PT तो a प्लस b cos थीटा। ST कौन है? ST b sin थीटा का स्क्वायर है। यहाँ पे सारे बच्चे यस और नो फटाफट कर दो, बाकी तो मैं दिए फटाफट, जरूरी है आलस नहीं करना। मुझे क्लास में कंट्रीब्यूशन में सभी का नाम पढ़ रहा हूँ, जिसका नाम नो कर सकते हो, ये भी आपको बता दिया जाता है ना। यू आर एट फुल लिबर्टी। किसी नहीं समझ आया क्या करें, दोबारा समझाओ। गुड, फिर जब समझ आ चुका खोल दो ब्रैकेट को। आता है ना स्क्वायर खोलना? आता है, करो। आर स्क्वायर इसकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। खत्म। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो क्या मिला मुझे? आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आप में से कुछ कोई बच्चा अगर हो उसको ना पता हो, और ये पता तो होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आ गया। नाउ सेकंड पार्ट, इन द सेम ट्रायंगल tan बीटा, ये बिग ट्रायंगल में क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज ST एंड बेस इज PT। सामने आंसर आ गया जो ऊपर लिखा हुआ है। ST is b sin theta and PT is a plus b cos theta. क्या 5 मिनट है हमारे पास, बिकॉज वन स्टूडेंट हैज अ क्लास एट 8:45 और दिस तो ही टाइम चलेगा। 15 मिनट का शायद टाइम और प्रीपोन कर दूं, घबराना मत।
दो चार आने वाले दिनों में 7:30 7:15 हो सकती क्लास। तो और सिंपल आज क्लोज ही करना पड़ना है, एग्जांपल कर लेते हैं, अप्रिशिएट करते हैं ना हमने सीखा क्या। तो जो शुरू से एग्जांपल थी उसी को पकड़ लें आज। आज तक हम परेशान थे कि ऐसे कैसे पता चलेगा हमें, इन दोनों का नेट इफेक्ट कितना होता है। तो इनमें से किसी एक को मैं ए बोल दूंगा, किसी एक को बी बोल दूंगा, और मुझे पता है कि इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट बनने वाला है। तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बच्चों वाली बात आपको जो पता है फॉर्मूला लगा लोगे आप, तो फिर भी मैटर ऑफ प्रैक्टिस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 into 10। आप भी तो बच्चे ही हो, तो ठीक है बहुत ज्यादा ना। मैथमेटिकली वैल्यू डिफरेंट आए वो डोंट वरी कि मतलब रूट 3 आ रहा है कुछ और आ रहा है, वो अप्रोक्सीमेट कर देंगे। 125 root 3 by 2, right? 125 plus 50 root 3, 4 under the root, 125 50 into 1.732। अप्रोक्सीमेटली पता होना चाहिए रूट 3 की वैल्यू, रूट 2 की वैल्यू। नाइस आप सबको। मैं लिख दूंगा आज रूट 2 की वैल्यू 1.414, रूट 3 इज 1.732 अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे 2 से 2 16, इसमें 6.6, जस्ट फॉर द फन कर रहा हूँ मैं, फन इन दैट सेंस कि चलो सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाएगी, तुमने कुछ अचीव किया। मैथमेटिक्स में कभी गड़बड़ हो तो आप हमेशा मेरे साथ होने चाहिए, फिजिक्स में गड़बड़ नहीं होगी। रफली 14 और 15 के बीच में वैल्यू है, प्लस 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का 225। तो डोंट गो विद एग्जैक्ट वैल्यू कि मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ। something if we have not done any mathematics wrong, right? बिल्कुल एंगल बढ़ता जाएगा। तो बाकी व्हाट अबाउट द tan बीटा, इस पूरे को हम रियल लाइफ में भी हमारा दिल करे कुछ पता करने का, b sin theta upon a plus b cos theta। This formula has to be used very carefully। This is बस मेट्रिक है, बस मेट्रिक पर ऊपर b है नीचे a है, b और a कौन है फिर, वहां तो लिखा नहीं हुआ b और a, वहां तो 10 और 5 लिखा हुआ है। तो आपने जिसको a बोला है, थैंक यू वरुण, थैंक यू। मैंने तो जस्ट आपको बताई हूँ, अप्रोक्सीमेट कर दिया था। तो मेरी बात समझ रहे हो आप, बीटा को किसके साथ बोला, वो a के साथ, तो a किसको बोला है पता होना चाहिए। 5 of sin 30। मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा एग्जैक्ट वैल्यूज में, राइट। cos 30 आपको मीनिंग बता दूंगा, इट इज 2.5 10 plus 5 into root 3 by 2। मान लो इसकी कोई वैल्यू आ गई है ना हमारे पास, कोई सी वैल्यू आ गई, तो अगर जो भी आती है यहाँ पे वैल्यू, कुछ मान लो tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 पॉइंट कर दो, वैसे रफली कर दो, रफ कर ही देते हैं चलो। हम कोई बच्चा मेरे से पहले करता है वो भी कर दे। 8.1.2 10
बिल्कुल आप उस पर जाना, मैं क्या कर रहा हूँ अगर ठीक भी हो थोड़ा बहुत तो भी उधर मत ध्यान देना। आप ये देखना है, ये देखो वैल्यू आ गई हुई है। अब क्या होता है, ये वैल्यूज ना टेबल होते हैं मेरे पास साइन और कॉस के, और आज की डेट में कैलकुलेट होते हैं। आप दिस इज इसको लिखेंगे कैसे हम, बीटा इज इक्वल टू, आप पेपर में आ जाएगा, बच्चे पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कितना डिग्री है, नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ से tan इनवर्स साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए पता चल जाता है, राइट। आप सारे वैसे डू गिव इट ट्राई, नेट पे भी गूगल भी बता देता है, वहां पे भी अगर कैलकुलेटर बोलोगे आ जाएगा, और आपके फोन में है साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो ये वैल्यू देखें, कोई बच्चा देख सकता है, मैं देख ही लूं, क्लोज करते हैं। मैं ना आपको रिजल्ट बताना चाहता हूँ एक्चुअली, किसी और बच्चे को देखना आता हो ना, मैं आपको ये भी सिखाई दूंगा। मेरा यार ये फोन हो रहा बड़ा, और ये एक्चुअली मेरा सिंपल फोन है तो इसमें इनवर्स वाला है नहीं है। एनीवे होल्ड करो यार, कोई बच्चा कोशिश कर रहा है अपने लेवल पे, मैं कर रहा हूँ। गुड वैल्यूज, अच्छा तो खुर्रम ने शायद हाँ ढूंढ के जो भी करके has given us, तजिंदर ने वैल्यू दी है, मैंने 0.18 लिखा है अपनी, तो ये हो गया वन जो भी है। इट कम्स आउट टू बी, अगर इफ आई बिलीव ऑन द वैल्यू खुर्रम हैज गिवन 10.2 डिग्री। अब ना आप जो अगले जो पिछले 1-2 मिनट से ड्रामा हो रहा था, मैथ से बाहर आ जाओ, हमें नॉलेज देखो। हमें पता चल गया कि रिजल्टेंट इज 14.66 न्यूटन, हमें पता चल गया वो रिजल्टेंट जा किधर रहा है, तो दैट इज आई एम गोइंग टू डिपिक्ट हियर। ओके, अभी तक मैं अनजान था कि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का क्या बन रहा है और किधर को बन रहा है, तो मुझे पता चला मेरा रिजल्टेंट जो है वो एक्ट कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 10.2 डिग्री विद ए, ये एंड दैट एंगल इज 10.2 डिग्री एंड इसकी वैल्यू कितनी है 14.66। तो बस इतना ही ध्यान देना आपने, बाकी हम कल मिलते हैं। आपका होमवर्क थोड़ा सा आज एसएल अरोड़ा जिनके पास है, और अब साथ के साथ बच्चों जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं और इवन मेडिकल के भी, अपने संगेज भी साथ में अपने आप ही सेल्फ पेज पे टॉपिक खोल के आगे चलते जाओ। मैं आपको मेंशन भी कर दूंगा, आज ग्रुप में डाल भी दूंगा। तो फिलहाल जो एसएल की एग्जांपल्स 4, 5 मैं लिख रहा हूँ, 6, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं। आप ही मान के चलो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं, कल आधा घंटा लगेगा मुझे इसे सम अप करने में, इसका मैथमेटिक्स के स्पेशल पॉइंट्स हैं। तो अभी आप सिंपल क्वेश्चंस दो चार करके आ जाओगे। एग्जांपल 4, 5, 6, जो तो नए बच्चे हैं उनके पास काम ज्यादा नहीं हो रहा अभी, लेकिन आप जो बाकियों का टेस्ट है जिनका 1D का बहुत काम है आप लोगों के पास ऑलरेडी। बेटा दैट इज पेज नंबर 4.8। सॉल्व एग्जांपल्स 4, 5, 6 और अनसॉल्व भी 2-3 देख लेना इसकी, बाकी आप लोग करवाना। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस is 5, 7 and 8, 5, 7, 8, 11, yes।
इसी के बाद भी प्रॉब्लम 5, 7, 8 एंड 11। तो बच्चों आपने जो डाउट डाले हुए हैं तो मैं अभी ग्रुप पे पूछूंगा। टाइम ना कुछ शाम का एक्स्ट्रा आधा पौना घंटा 1 घंटा हमें, दैट इज आई विल पोस्ट इन ग्रुप कि 7 बजे का टाइम का सूट करता है। तो इस कॉमन क्लास पे आई डोंट वांट टू स्टॉप द वेक्टर्स, तो डाउट्स हम अलग सेशन में लेते हैं। तो सैम ने डाउट्स डाले हैं और खुर्रम ने, बस बाकी मुझे लगता है ऐश कर रहे हैं, है ना। तो देखो कल को रिजल्ट भी वही आएंगे। आपके पेरेंट्स से कई बार बात होती है क्या बनेगा, कि कहाँ तक है बच्चा हमारा, क्या पहुंचेगा। तो पहुंचना आपने है, ट्रबल तो आप देख लो कैसे होगा। तो आज मुझे डाउट्स आपके आने चाहिए जनरल, विच आई विल क्रॉस चेक एज वेल एंड आई विल रिपोर्ट टू पेरेंट्स अगर आपके डाउट्स नहीं आते, ये बच्चा काम नहीं कर रहा जी। पूछते हैं मेरे से, मैं डरता कभी नहीं हूँ। कोई बच्चा, कई कई बच्चे काम नहीं करते, पेरेंट्स तक जिंदगी में हमारे होता है कि, लेकिन बड़े कम 1-2 बच्चे होते हैं झूठ बोल देते हैं, फिर वो बाद में कहते हैं मैं समझ नहीं आया जी, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो उससे अच्छा है, मैं बड़ा ब्लंट आदमी हूँ, ये नहीं समझ आ रहा, जाओ तो पढ़ नहीं रहे आप लोग, कल को काम खराब होना है, स्कोरिंग नहीं आनी, मैथमेटिक्स का टेस्ट बनाना है, कोई आसान मैंने बनाना नहीं है, अपने हिसाब से बनाना है। तो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं आई एम गोइंग टू रिपोर्ट, जो उनका डाउट नहीं आ रहा तो आई एम गोइंग टू रिपोर्ट। तो थोड़ा सा देखो मेरा आप बोलने का तरीका कि मैं इससे परवाह नहीं करता कुछ बच्चे छोड़ जाएं इस बात से कि सर तो बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं, उन्होंने पेरेंट को इतनी सी बात बोलनी है कि सर हमें तो समझ नहीं आ रहा जी, गेट आउट। काम नहीं करोगे तो काम खराब है, ठीक है। पर मैं ये नहीं सुन सकता कि वो अकेले अकेले बच्चे को आपको पकड़ के डंडे कहाँ से मारो, समझाना है यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन मुझे आप सब पे भरोसा है, ठीक है। कभी कभी मैं भी आलसी हो जाता हूँ, लाइफ है, डेली एक जैसी मोटिवेशन नहीं होती। तो डू कम अप विद द डाउट्स सो दैट संडे तक हमारा बढ़िया हो जाए। तो गुड नाइट, बाय बाय।